नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी शिल्पग्राम में यूपी दिवस का शुभारंभ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 24 जनवरी को अवध शिल्पग्राम में यूपी दिवस का कार्यक्रम होगा। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि यूपी दिवस की थीम निवेश और रोजगार पर ही आयोजित होगी। निवेश और रोजगार को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, यूपी सरकार इस वक्त सजग तौर पर इस पर कार्य कर रही है। उसी के मद्देनजर अब थीम भी निवेश और रोजगार से जुड़ी हुई होगी। यूपी दिवस में लखनऊ, नोएडा में 3 दिन होंगे मुख्य आयोजन और प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि संस्कृति विभाग ने इस आयोजन की तैयारी की रूपरेखा तैयार की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ शिल्पग्राम से इसकी शुरुआत करेंगे। शिल्पग्राम में शुभारंभ किया जाएगा और सीएम योगी शिल्पग्राम में यूपी दिवस का शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर तिथि की बात करें तो 24 जनवरी को अवध शिल्पग्राम में यूपी दिवस का कार्यक्रम होगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश जुड़ गए। नीलेश, जिस तरह से अब यूपी दिवस का थीम भी सिलेक्ट हो गया है, निवेश और रोजगार के थीम पर किया जाएगा और ऐसे में आज शुभारंभ भी किया जाएगा शिल्पग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों। क्या कुछ अधिक जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी जो है यूपी दिवस मनाया जाएगा। और आज की हम अगर बात करें तो अब अवध शिल्पग्राम में यूपी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे और यूपी दिवस का शुभारंभ करेंगे। यूपी दिवस की अगर हम बात करें तो यूपी दिवस की थीम इस बार जो है निवेश और रोजगार पर रखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में G20 समिट होनी है, उसके अलावा इन्वेस्टर समिट होनी है, जहां पर प्रदेश और देश दुनिया के अलग अलग जगहों से जो उद्योगपति हैं वो इस समिट में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं यूपी दिवस का आज से जब शुभारंभ किया जाएगा तो विशेष कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो राजधानी समेत नोएडा 2 ऐसे जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर 3 दिनों तक कार्यक्रम रखे गए हैं। उसके अलावा संस्कृति विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो यूपी दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर एक अलग से बजट बनाया गया है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर की, तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर यूपी दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संस्कृति विभाग को दी गई है। और संस्कृति विभाग ने पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं कि कैसे यूपी दिवस को हम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ODOP प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, ODOP जो प्रोडक्ट है उनको बढ़ाने का काम कर रही है। तो यूपी दिवस के अवसर पर जब अलग अलग जनपदों में यूपी दिवस का आयोजन होगा, खासतौर पर अगर हम पूर्वांचल की बात करें, जहां पर सिद्धार्थनगर एक ऐसा जिला है जहां काले नमक का जो चावल का उत्पादन होता है उसको ODOP प्रोडक्ट के रूप में माना गया है। तो कहीं ना कहीं यूपी दिवस के अवसर पर वहां कैसे निवेश हो, कैसे जो काला नमक चावल है उसको और ज्यादा ख्याति मिले, उन तमाम चीजों को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की बात कर लें, लखनऊ की बात करें तो चिकन के कपड़े के लिए लखनऊ मशहूर है, तो ऐसे में चिकन को ODOP प्रोडक्ट के रूप में चुना गया है। तो यूपी दिवस के अवसर पर चिकन के कारोबार को कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाया जाए, कैसे देश और दुनिया में उसको पहचान दिलाई जाए, उसको लेकर भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही साथ अगर हम कन्नौज की बात करें, जहां पर इत्र उसका काफी फेमस रहा है, तो सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं कि इन तमाम जनपदों को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस का शुभारंभ करेंगे, जिसकी थीम निवेश और रोजगार पर आधारित की गई है, क्योंकि जिस तरीके से G20 समिट होनी है, इन्वेस्टर समिट होनी है, उससे पहले यूपी दिवस मनाया जा रहा है। तो यूपी दिवस में उन तमाम चीजों को दर्शाने का काम किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार और उद्योग धंधों को स्थापित किया जा सके। तो आज जब इसका शुभारंभ होगा तो कहीं ना कहीं निवेश और रोजगार पर पूरी थीम फोकस रहेगी, ताकि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। बाहर से आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे हमारे देश के इन्वेस्टर्स हों या फिर विदेशों से आने वाली कंपनियां हों, उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे निवेश करें, उत्तर प्रदेश के विकास में उनका कैसे योगदान हो, ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार दिया जा सके, जिससे वो दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन करने का उनका जो रुख है वो रुक जाए, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर वो रोजगार स्थापित करें, ताकि उत्तर प्रदेश के विकास में वो भी अपना योगदान दे सके। तो आज जब यूपी दिवस का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में यूपी दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है नीलेश, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने ODOP की बात की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की है, तो ऐसे में क्या इसकी भी झांकियां लगाई जाएगी, क्या इसकी भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी ऐसे में?
देखिए बिल्कुल यूपी दिवस के अवसर पर उन तमाम चीज़ों को महत्वपूर्ण माना जाता है जब उत्तर प्रदेश, जिनसे उत्तर प्रदेश की पहचान बनती हो, जिले की पहचान बनती हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार की जो थीम है निवेश और रोजगार को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन तमाम ओडीओपी प्रोडक्ट को भी वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। अवध शिल्प ग्राम में जब इसका आयोजन किया जाएगा, शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तमाम स्टॉल लगाए गए हैं पहले से ही वहां, चाहे वो लखनऊ के उत्पाद हों, कन्नौज के हों, बाराबंकी के हों, बहराइच के हों, सिद्धार्थनगर के हों या फिर कानपुर के हों, उन्नाव के हों, तमाम ओडीपी प्रोडक्टों को वहां पर रखा जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश में जो निवेश करने वाले लोग हैं वो ये समझ सकें कि उत्तर प्रदेश का जो व्यवसायी है वो कैसे व्यवसाय करता है, कैसे उनके अपने जो प्रोडक्ट है ओडीओपी उनको देश दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर जब इसकी थीम आयोजित की गई है जो निवेश और रोजगार को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को प्रमुखता के साथ यूपी दिवस के अवसर पर दर्शाया जाएगा, खासतौर पर जब जिलों में आयोजन इनका होगा, क्योंकि संस्कृत विभाग की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है और हर जिले के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा आयोजन के लिए बजट रखा गया है। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला सके, उत्तर प्रदेश में निवेशकों की संख्या बढ़ा सके, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर खोल सके। उन तमाम चीजों को लेकर यूपी दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में होगा। खासतौर पर अगर हम नोएडा और लखनऊ की बात करें तो 3 दिनों तक बड़े पैमाने पर वहां पर आयोजन होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश एक नया संदेश देता हुआ नजर आएगा कि उत्तर प्रदेश में जहां लोग आने से डरते थे, उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था कि बिजली संकट था, सड़क की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो बिजली की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो सके। उन तमाम चीजों को लेकर जब ये प्रयास किए गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीरें नजर आती हैं, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया से लगातार जो है प्रपोजल आ रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो उद्योग धंधों के क्षेत्र में हो या फिर उत्तर प्रदेश में तमाम फिल्म सिटी बनाए जाने को लेकर हो। उन तमाम चीजों को लेकर लगातार प्रपोजल आ रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र का दौरा किया, वहां पर तमाम दिग्गज जो अभिनेता हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। उत्तर प्रदेश में जब हम किसी फिल्म की शूटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर हमें सब्सिडी दी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं जो नए उभरते हुए कलाकार हैं उनके लिए भी बेहतर है। उत्तर प्रदेश के कलाकारों के लिए एक अवसर उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही अभिनय करके अपने अंदर जो छिपी हुई कला है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निवेश को लेकर प्रयास हो, रोजगार को लेकर प्रयास हो, उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास अब धरातल पर नजर भी आते हैं। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जो पिक्चरों की शूटिंग लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकेशंस पे हो रही है, वो अपने आप में एक उपलब्धि है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम हो। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम। तो वही एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव से पहले यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव होंगे, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2024 चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से ही लग गई है। मिशन 2024 को साधने का प्रयास अभी से बीजेपी की शुरू कर दी गई है। 1 से 1.5 महीने में बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव होंगे। 16-17 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है और इस बैठक के मद्देनजर तमाम तैयारियां भी पूरी की जा रही है, जिसके बाद बैठक के बाद तमाम उन मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा। 2024 को किस तरह से साधा जाए उसकी भी रणनीति तैयार की जाएगी। 30% नए चेहरों को संगठन में जगह मिल सकती है, नई ये बात सामने आई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश बने हुए हैं। नीलेश, जिस तरह से अब बीजेपी मिशन 2024 में लग गई है, तमाम कार्य समितियों की बैठक भी अब आगे होंगी, और क्या कुछ रणनीति अपना सकती है बीजेपी? देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है। साथ ही साथ जो उनकी बैठकें होती हैं, उनकी बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। जिस तरीके से 2024 की तैयारियों की अगर हम बात करें तो 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। उस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कहावत है कि उत्तर प्रदेश के गलियारे से ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता खुलता है। ऐसे
ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की निगाहें 80 लोकसभा सीट जीतने पर लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करें तो तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी पदाधिकारी हैं, उनका बदलाव करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ये कहते आई है कि एक व्यक्ति के पास एक ही जिम्मेदारी होगी। ऐसे में वो सरकार में मंत्री भी हैं और संगठन में उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। चाहे हम परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की बात कर ले या फिर बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनकी बात करें, तो ऐसे तमाम आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नाम हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय मंत्री के पद पर तैनात हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी वो मजबूती के साथ जो है कई बड़े दायित्वों को संभाल रहे हैं। ऐसे में उनका बदलाव किया जाएगा और नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जीता और 2017 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं को मौका देने का काम किया कि संगठन में युवा जितने बड़े पैमाने पर आएंगे उतनी ज्यादा पार्टी को मजबूती मिलेगी और बूथ स्तर पर वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। उसके बाद 2019 की अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन युवाओं ने ये बढ़ चढ़कर दिखाया कि उत्तर प्रदेश में कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा, कैसे पार्टी को और ज्यादा मजबूती के साथ जनता के बीच में ले जाया जाएगा, जिसका नतीजा रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर जीत हासिल हुई। उसके बाद अगर हम बात करें 2022 में हुए विधानसभा चुनाव की तो उसमें भी युवाओं को मौका दिया गया। खासतौर पर एक ऐसे युवा को उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्री बनाया जिसकी किसी को उम्मीदें ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो बदलाव इस बार फिर जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक उसमें देखने को मिलेगा और कयास लगाया जा रहा है कि 30% से ज्यादा ऐसे चेहरे होंगे जो नई जिम्मेदारी के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे। हालांकि उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव है और नगर निकाय चुनाव पर भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है कि कैसे हम नगर निकाय के चुनाव को जीते ताकि 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का उसमें हम बेहतर प्रभाव डाल सके और 80 की 80 सीटें जीत सके। तो बड़े पैमाने पर इस बैठकों का दौर शुरू हो गया। इससे पहले हमने देखा कि BL संतोष लखनऊ आए थे, लखनऊ में उनकी बैठकें चली। उसके बाद वो प्रयागराज और वाराणसी की जो पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक चली। उसके बाद RSS के तमाम नेता जो हैं लखनऊ में आ चुके हैं, उनकी बैठकों का दौर चाहे वो अवध हो या फिर ब्रज क्षेत्र हो वहां पर लगातार चल रहा है। अब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है तो उससे पहले ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन में बदलाव होना निश्चित है। साथ ही साथ तमाम नए चेहरों को नई जिम्मेदारी भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दी जा सकती है। अब देखना होगा 16-17 जनवरी को जब ये बैठकें होंगी तो उन बैठकों में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। क्योंकि 2024 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की गलियारों से ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय होता है। एक और जहां कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन चला रही है। दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बड़ी पैमाने पर जो पार्टियां हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कांग्रेस की करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो सभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी कई बैठकें कर चुकी है और सीधी रणनीति पर वो काम कर रही है कि कैसे हम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को फतेह करेंगे। तो ये बड़े पैमाने पर तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही हैं, जिसके बाद अब दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीलेश। वही सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सुबह सीएम योगी लगाएंगे जनता दरबार। जनता दरबार लगा के तमाम लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे। अधिकारियों संग विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ बता दें कि मकर संक्रांति पर आयोजित खिचड़ी मेले में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है और ऐसे में दूसरे दिन में उनके तमाम जो कार्य प्रस्तावित है, सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जनता दरबार लगाते हुए दिखाई देंगे। जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे। क्या कुछ समस्याएं लोगों को आ रही है, उनका निस्तारण किस तरह से किया जाए, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों संग विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे जुड़ गए। हरेंद्र, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और आज उनका दूसरा दिन है दौरे का, तो क्या कुछ उनके कार्य प्रस्तावित है? क्योंकि जनता दरबार लगाने की खबर हमारे सामने आई है।
देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में रहते हैं तो जनता की समस्या को जरूर सुनने का काम करते हैं, चाहे जनता दर्शन के माध्यम से हो या हाँ। जनता दरबार के माध्यम से हो या अपने कार्यालय में बैठ करके कुछ लोगों से मुलाकात करने का माध्यम हो। हर जरिए से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्या सुनने का काम करते हैं। आज उसी तरह से सुबह उठे हैं और मंदिर भ्रमण पर, चूंकि आज मकर संक्रांति के पावन पर्व को मान करके हजारों श्रद्धालु, यूं कहें तो लाखों श्रद्धालु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे और गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने का कारण है, आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज, कल जिस तरह से कल 15 तारीख है, 15 तारीख को मकर संक्रांति का पावन पर्व है और उसमें दूर दराज से लोग आने वाले हैं और उनकी तैयारी, उनके रहने की, उनके खाने की व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंदिर प्रबंधन सहित जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि कहीं किसी श्रद्धालु को किसी तरह की तकलीफ न हो। तो कल मुलाकात की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा जनता दरबार लगाएं या ना लगाएं, लेकिन उसके बाद भी जनता उनसे रूबरू होती है और अपनी समस्या कहती है। खासतौर से जमीनी मामले इस समय पूर्वांचल में अधिक देखने को मिल रहे हैं। जमीनी मामले को लेकर के जब जब मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तब तब लोगों की भीड़ जमीन मामले को लेकर के देखने को मिलती है, अपनी फरियाद लगाते हैं। हाँ। और वैसे ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री फटकार भी लगाते हैं। तो आज भी अभी थोड़ी देर के बाद लोग उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी समस्या से उनको रूबरू कराएंगे और उनके द्वारा संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देके समस्या का समाधान करने का निर्देश जारी किया जाएगा। ठीक है हरेंद्र, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर आज खिचड़ी मेला भी लगा जाएगा और उसमें खुद शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेपाल के राजा की आई खिचड़ी का गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं और अर्पित करने के बाद तब जाकर के लोगों को ये मिलती है कि लोग मकर संक्रांति का जो आस्था की खिचड़ी लेकर के आते हैं वो लोग चढ़ाएं। तो कल 4 बजे भोर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में खिचड़ी अर्पित करके देश प्रदेश सहित समाज के सुख समृद्धि की कामना करते नजर आएंगे कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और खास तौर से जिस तरीके से देखा जाए, यह पारंपरिक जो परंपरा चली आ रही है गोरक्षनाथ मंदिर की, कि सदियों से गोरक्षनाथ बाबा के चरणों में खिचड़ी चढ़ाने की जो परंपरा चली आ रही है, ये आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी। और खास तौर से इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या यूं कहें तो जो गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी होते हैं, जो पीठेश्वर होते हैं, जो वहाँ के महंत होते हैं, वह देश समाज और सभी वर्ग के लोगों की सुख समृद्धि और स्वस्थ होने की कामना गुरु गोरक्षनाथ से करते रहते हैं। यही देन है कि संत समाज से निकल करके प्रदेश की बागडोर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संभाली है और प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना भी मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। ठीक है रेन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। 19 जनवरी को मुंबई का पहला दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा होगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि बीकेसी मैदान में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र का होगा और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए दिखाई देंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात महाराष्ट्र को देते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि 19 जनवरी को मुंबई का पहला दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला दौरा विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। ये इसी मायनों पर भी काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बीकेसी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे। हुंकार भरेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम जो विकास परियोजना है उनकी शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर परिवार संग उड़ाएंगे पतंग। आपको बता दें कि वेजलपुर विधानसभा इलाके में पतंग उड़ाएंगे और ऐसे में कलोल में कार्यकर्ताओं के साथ उत्तरायण का पर्व मनाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मकर संक्रांति के अवसर पर परिवार संग पतंग उड़ाते दिखाई देंगे गृह मंत्री अमित शाह। वेजलपुर विधानसभा इलाके में पतंग उड़ाते दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल्लोल के कार्यकर्ताओं के साथ उत्तरायण का
अवसर में, उत्तरायण के अवसर पर मनाते हुए दिखाई देंगी कार्यकर्ताओं के साथ। मकर संक्रांति का आज त्योहार है, जिसके अवसर पर परिवार संग पतंग उड़ाते हुए दिखाई देंगे गृह मंत्री अमित शाह। कलोल में भी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते हुए दिखाई देंगे। उत्तरायण का अवसर है। अगली बड़ी खबर रायबरेली से, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज दौरा है। रायबरेली के दौरे पर पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। एक दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली जाएंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएलए मनोज पांडे के आवास पहुंचेंगे, जिसमें कि अखिलेश यादव मनोज पांडे की माता की बरसी कार्यक्रम में शामिल होंगे और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज पांडे की माता के बरसी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष रायबरेली दौरे पर पहुंच रहे हैं। रायबरेली दौरे पर आज पहुंचेंगे, जहां पर एक दिवसीय दौरा आज उनका होगा रायबरेली का। अखिलेश यादव रायबरेली पहुंच रहे हैं। एमएलए मनोज पांडे के आवास पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष एमएलए मनोज पांडे की माता की बरसी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई देंगे। मनोज पांडे की माता को रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में कार्यक्रम रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएलए मनोज पांडे के आवास पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मनोज पांडे की माता की बरसी कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई देंगे। एमएलए मनोज पांडे के आवास पहुंचेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रायबरेली का दौरा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का, और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पहुंचकर मनोज पांडे के माता को बरसी में श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता असद खान जुड़ गए। असद, आज रायबरेली के दौरे पर पहुंच रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, और जिसमें कि खुद पहुंचकर एमएलए मनोज पांडे की माता की बरसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? 1 बजे का प्रोग्राम है, ये 1 दिवसीय का दौरा है और ये रिफॉर्म क्लब में पूरी व्यवस्था की गई है और यहीं पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे और जो उनकी माता जी हैं उनकी पूर्ण तिथि में यहाँ पर हिस्सा लेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कहीं न कहीं से ये अहम दौरा माना जा रहा है रायबरेली में, क्योंकि जो चुनाव है 2024 का या निकाय चुनाव, किसी तरह से जो फर्क दिखाई दे रही थी रायबरेली में सफाइयों को लेकर, क्योंकि उनके भाई भी मैदान में हैं प्रत्याशी के रूप में और कई और भी सपा नेता हैं जो अपनी ताल ठोक रहे हैं, उसको लेकर पदाधिकारियों को उसके साथ बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और संगठन को मजबूत करने का भी काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए असद। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। वाराणसी के रविदास घाट से यह क्रूज अपने 31 यात्रियों को लेकर रवाना हो गया। सभी यात्री 51 दिन की यात्रा पर निकल गए हैं। इस दौरान यह क्रूज 50 जगहों से होकर गुजरेगा, जिसमें पर्यटकों ने न सिर्फ गंगा के किनारे को देखा जाएगा, बल्कि यहाँ की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार के इस प्रयास पर विपक्ष को ऐतराज है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई, तो इसे भारत में पर्यटन के बुलंद दौर कहने में देर नहीं लगाई। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कह दिया, नाविक एक ही सीजन में पूरे साल की कमाई कर लेंगे। आज ये वाटरवे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। साथियों, आज का ये आयोजन
पूर्वी भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में भी मदद करेगा। मछुआरों को, किसानों को भी सुविधा होगी। साथियों, क्रूज हो, कार्गो शिप हो, ये ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को तो बल देते ही है, इनकी सर्विस से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री भी नए अवसरों का निर्माण करती है। आज काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिससे उम्मीदें उनकी अपार हैं, क्योंकि ये क्रूज सभ्यता, संस्कृतियों, परंपराओं और आस्थाओं को जोड़ेगा। गंगा विलास से वाटर टूरिज्म को बढ़ावा, देश के 5 राज्यों से गुजरेगा। वाराणसी से बांग्लादेश तक का सफर, 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा क्रूज। 3 नदियों गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र को करेगा पार। टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। 1620 किलोमीटर लंबे वाटरवे की पीएम ने की थी शुरुआत। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो अब साकार हुआ, तो सियासत में उनके विरोधियों के लिए फोकसबाजी है और कई तरह के संदेहों से भरा सवाल है। बना रहा है जहाज का ना, वो पैसा का बर्बादी कर रहा है। वो योजना कभी सफल नहीं होने वाला है। और गंगा में जो जहाज चलाने की बात कर रहे हैं, वो जनता के पैसा का लूट करने का काम कर रहे हैं। वो जनता का पैसा लूट रहे हैं। ये सब कोई बिहार में योजना हम लोग नहीं चलने देंगे, निश्चिंत रहिए। मुआवजा का जरूरत नहीं है। गंगा में बरसात में जाल लगाइए, मछली मारिए और मछली बेच के मछली से अपना भरण पोषण करिए। ये सब फोकसबाजी है। हाँ, लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहां के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी, तो उसको क्यों खत्म कर दिया गया? अपने तो कुछ करेंगे नहीं, और केंद्र सरकार अगर कोई जल मार्ग बनाएगी तो आप बनने नहीं देंगे। बिहार सरकार बिहार विरोधी है। नीतीश के लल्लन को तो लगता है ये सिर्फ फोकसबाजी है। अखिलेश को क्यों लगता है ये वैराग्य अध्यात्म के लिए खतरनाक है? क्यों लगता है बीजेपी ने पैसे बनाने के लिए ये व्यवस्था बनाई है? क्यों लगता है निषाद समाज को सुविधाएं मिलेंगी या नहीं? क्यों लगता है नाव चलाने वाले को फायदा होगा या नहीं? सवाल कई हैं। फिलहाल सीएम और पीएम के मन में उम्मीदों का उमंग है, तो कहीं न कहीं सियासत को इस वोट में वोट का रंग दिखाई दे रहा है और गंगा विलास पर सियासी विलाप जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।